डियर स्टूडेंट्स, आपके टर्म 2 के एग्जाम्स चल रहे हैं। आप साइंस का सैम्पल पेपर 1 प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं अंजलि सारस्वत। आज आप मेरे साथ सैम्पल 2 का सॉल्यूशन करेंगे। स्टेप वाइज हम एक एक क्वेश्चन को लेंगे, डिस्कस करेंगे और आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ये पेपर केंद्रीय विद्यालय आगरा रीजन से लिया हुआ है, सैम्पल पेपर फॉर ईयर 2021 एंड 22। मार्क्स वही है, मैक्सिमम मार्क्स 40, टाइम अलॉटेड 90 मिनट्स। जनरल इंस्ट्रक्शंस फिर से समझ लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शंस हैं और सभी आपको करने हैं। सेक्शन ए ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग बेस्ड है क्वेश्चंस। ये मैंने सैम्पल पेपर 1 के साथ आपको ये सारी चीजें ब्लूप्रिंट भी उसमें समझाया हुआ है और किस कैटेगरी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी समझाया हुआ है। चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। When a sperm having X chromosome fuses with the ovum, the child born will be A male, B female, C male as well as female twin, D it depends on the chance of fusion। आपको पता है कि जब स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से, मदर के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बनता है फीमेल, यानी कि फीमेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग ए एडोलेसेंस, बी एंडोक्राइन, सी बैलेंस्ड फूड, डी मिनार्क। करेक्ट आंसर इज एडोलेसेंस। करेक्ट आंसर इज एडोलेसेंस। ओके, जस्ट ए मिनट। एडोलेसेंस वो पीरियड होता है जब हाइट गेन होती है और बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन 3, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बी कॉन्टैक्ट फोर्स, सी फोर्स एंड डी प्रेशर। करेक्ट आंसर इज प्रेशर। Question 4, whenever the surfaces in contact tend to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play। That is, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जब सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, टेंड टू मूव और मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की सिचुएशन क्या होती है? ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड। क्या ऐसा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट सॉलिड होते हैं? ओनली व्हेन वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज लिक्विड। दो ऑब्जेक्ट्स में से अगर एक लिक्विड हो तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। सी ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज गैसियस। क्या जब दो में से एक ऑब्जेक्ट गैसियस हो तब करता है, या इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। बच्चों, कोई भी मीडियम होगा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन 5, टू शार्पन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस, which of the following will be most suitable? A stone, B plastic block, C wooden block and D glass block। correct option is stone। आपने ये भी पढ़ा होगा कि आमतौर पर घर में भी जब हमारा चाकू वगैरह शार्प करना होता है तो हम उसको पत्थर के ऊपर घिसते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ लीजिए। अगला करेक्ट आंसर हुआ स्टोन। क्वेश्चन नंबर 6, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, किसकी आवाज में होती है? बेबी गर्ल, बेबी बॉय, मैन और वुमेन। सो द करेक्ट आंसर इज बेबी गर्ल। क्वेश्चन 7, the angle of incidence is equal to the angle of reflection। A always, B sometimes, C under special condition या D never। आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन का, आपने लॉ पढ़ा है, एंगल I is equal to एंगल R। So it is always, angle of incidence is always equal to the angle of reflection। Question number 8, beam of light striking the reflecting surface is called, दैट इज कॉल्ड। देखिए,
आप इसको ऐसे समझिए, ये मिरर है, ठीक है, ये पॉलिश्ड एरिया है और ये इसकी ये वाली जो साइड है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग, ये एक लाइट रे इस पर स्ट्राइक कर रही है। तो क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लाइट स्ट्राइक कर रही है उस बीम को, यानी कि बीम ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल रे? दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आपको पता है यहाँ नॉर्मल के साथ फिर एंगल आई बनता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। Which of the following does not belong to the family of solar system? सोलर सिस्टम की फैमिली में कौन नहीं है? सोलर सिस्टम में कौन इन चार में से नहीं है? ए स्टार्स, बी सैटेलाइट्स, सी मीटियोर्स एंड डी कॉमेट्स। बच्चों, स्टार्स सोलर फैमिली का हिस्सा नहीं है। What radiations are absorbed by carbon dioxide? ये है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी रेडिएशंस हैं जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है? ए अल्ट्रारेड रेडिएशंस, बी इंफ्रारेड रेडिएशंस, सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड डी नन ऑफ दीज। चिल्ड्रन, याद रखिए कि जो हीट होती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड किसको एब्जॉर्ब करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने पढ़ा है कि जो वापस लौटती हुई रेडिएंट हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो जो हीट रेडिएशंस होते हैं वो होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। मींस इंफ्रारेड रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग द अर्थ सरफेस। सेकेंड कैटेगरी सेक्शन बी में हम आ जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11। नेम अ ग्लैंड विच ट्रांसपोर्ट्स सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो जिस में डक्ट्स के थ्रू, नेम अ ग्लैंड विच ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। ये क्वेश्चन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 का अगर हम आंसर देखें तो आंसर है इसका बी 11। क्वेश्चन नंबर 11। नेम अ ग्लैंड विच ट्रांसपोर्ट सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स, दैट इज कॉल्ड, थ्रू डक्ट्स नहीं होना चाहिए, विदाउट डक्ट्स होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। और इसका करेक्ट आंसर होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं बच्चों? डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती हैं, ठीक है, और अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में पोर करती हैं, राइट। यहां होना चाहिए था नेम अ ग्लैंड which does not transport secretion through ducts, right? Question number 12. Which element is used at the back of plane mirror? Plane mirror के बैक में क्या एलिमेंट पेंट होता है? आपने देखा कि जो मिरर होता है उसके पीछे एक पेंट लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसको सिल्वरी शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए। तो वो क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, आंसर को पढ़ लेते हैं यहां से। अ मिरर इज मेड, एक मिनट, क्वेश्चन देखिए। A plane answer is a plane mirror is made using some highly reflecting and polished surface such as silver or aluminium surface is a process of called silvering. Silvering का एक process है जिसमें polished surface को, चाहे वो silver की हो या aluminium से, उसको coat किया जाता है। और silvering के बाद a thin layer of red lead oxide is applied at the back of the mirror. Back में उसके रेड लेड ऑक्साइड को पेंट कर दिया जाता है जिससे दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? Which metal except chromium are used for electroplating other metals? देखिए यहाँ दो क्वेश्चंस हैं, एक में तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डेफिनेशन लिखना है, तो ये 1+1 मार्क का है, और दूसरे में आपको क्रोमियम के अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन से मेटल्स यूज किए जाते हैं
वो बताना है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन को। मैं यहाँ से आपकी बुक का ही पेज दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आपकी बुक का पेज है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन चैप्टर 14 है। ये यहाँ कुछ आर्टिकल्स आप देख रहे हैं फिगर 14.8 में, जिसमें आपको कुछ आर्टिकल्स इलेक्ट्रोप्लेटेड दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज the process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity is called electroplating। आपको 1 मार्क में बस इतना ही डेफिनेशन लिखना है। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना, और किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब कौन से और मेटल्स हैं जो बच्चों ज्यादा महंगे मेटल्स हैं, एक्सपेंसिव हैं, उनको लोअर लेस एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर कोट कर दिया जाता है। तो दूसरे एग्जाम्पल क्रोमियम के अलावा है सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, टिन, जिंक। देखिए यहाँ मैंने एनसर्कल कर दिया है। टिन यूज होता है आयरन के ऊपर कोट करने के लिए, और देखिए आयरन टेंड्स, क्योंकि आयरन को जल्दी जंग लग जाता है, वो खराब हो जाती है, इसलिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। Is it clear? So 1 मार्क में आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखेंगे, और 1 मार्क में हाफ ऑफ मार्क का कोई भी 2 मेटल्स के एग्जाम्पल्स देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14। How does the friction depends upon the nature of the surface? सरफेस कैसी हो, उसका नेचर कैसा हो, टेक्सचर कैसा हो, इस बात पर फ्रिक्शन कैसे डिपेंड करता है। चलिए मार्किंग स्कीम से ही देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लेते हैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दोज सरफेसेस। फ्रिक्शन दो सरफेसेस की स्मूथनेस या रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ rough surface is involved. Friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. दो surfaces के contact में आने से friction क्या होता है बच्चों? एक्ट करता है। ठीक है, सरफेस रफ है तो ज्यादा फ्रिक्शन होता है। हम कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना होता है, तो हम सरफेस को रफ करते हैं। जैसे कि हम कैरम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पर टेल्कम पाउडर डाल देते हैं तो सरफेस स्मूथ हो जाती है, तो हम आसानी से खेल पाते हैं। और कहीं हमको अगर स्पीड जो मूवमेंट है उसको कम करना है तो हम सरफेस को क्या कर देते हैं? रफ बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 number is what are the differences between pure and polluted water? प्योर वाटर का मतलब पोटेबल वाटर, एंड पॉल्यूटेड आपको मालूम है कंटेमिनेटेड वाटर। अब ये जो आपका क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है, तो कम से कम आप 2 डिफरेंसेस लिखिए, जिससे हाफ ऑफ मार्क आपको 2 पॉइंट्स प्योर वाटर के लिए और 2 पॉइंट्स सही कंपैरिजन अगर किया है तो आपको करेक्ट मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ मैं आपको जो आंसर दिखा रही हूँ इसमें ये कंटिन्यूएशन में लिखा है, आप ऐसे मत लिखिए। आप डिफरेंस के लिए बीच में एक लाइन खींचिए और एक और हेडिंग डालिए प्योर वाटर और दूसरी ओर डालिए दूसरे कॉलम में पॉल्यूटेड वाटर, फिर सेम पॉइंट को कंपेयर करिए। फर्स्ट पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन प्योर वाटर एंड पॉल्यूटेड वाटर आर। फर्स्ट पॉइंट प्योर वाटर के कॉलम में लिखेंगे द वाटर दैट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड प्योर वाटर। वो पानी जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती उसको हम कहते हैं प्योर वाटर। दूसरी साइड लिखेंगे द वाटर दैट कंटेन्स इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड, आर नहीं होगा, इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर।
जिसमें इम्प्योरिटीज हैं वो पॉल्यूटेड वाटर है। फिर से प्योर वाटर में लिखेंगे, प्योर वाटर इज कंसीडर्ड टू बी द क्लीनेस्ट एंड इट इज रिड ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्योर वाटर है वो क्लीन है, एकदम क्लीन है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है। रिड ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं है। Whereas polluted water is not clean at all. Polluted water clean नहीं है, contaminated है. It contains many harmful microorganisms which makes it unfit for drinking. उसके अंदर बहुत से harmful microorganism हैं जो उसे पानी पीने के लायक नहीं बनने देते, यानी कि that is not suitable for drinking and that is not potable water. Potable water is safe drinking water. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगली कैटेगरी हमारी आती है सेक्शन सी, दैट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। यहाँ फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन 16, नेम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, मरकरी है। आपको अच्छे से पता है कि मरकरी इज द प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द सन। नियरेस्ट लिख नहीं पा रहा है, कोई बात, अच्छा just a minute. Mercury is the nearest planet. Next, full form. What is the full form of CNG and LPG? Question 17. 17 को हम यहाँ देख लेते हैं। CNG means compressed natural gas and LPG is liquefied petroleum gas. LPG, CNG, ठीक है, compressed natural gas and liquefied petroleum gas. Next question, question number 18. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 18. Two thermocol balls held close to each other move away from each other. दो थर्माकोल की बॉल्स को पास लाते हैं लेकिन वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। When they are released, name the force which might be responsible for this phenomena. ये जब एक्ट हो रहा है, जब उनको छोड़ा, रिलीज किया जा रहा है, तो क्या फिनोमिना है जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स है वो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन 18 हम यहाँ देख लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ऐसा हो क्यों रहा है तो आप समझ लीजिए, बिकॉज द बॉल्स हैव सिमिलर चार्जेस एंड दे मूव अवे ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। आपको पता है कि जब चार्जेस सेम होते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करता है, और जब चार्जेस डिसिमिलर होते हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. अ स्ट्रिंग म्यूजिकल instrument was first plucked with a force of smaller magnitude. एक string musical instrument, string means एक तार है और उसको धीरे से पहले प्लग किया गया स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ, कम फोर्स लगाया गया, एंड देन विथ अ फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, फिर उसको ज्यादा से कर दिया गया। इन विच केस वुड द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड। किस केस में इंस्ट्रूमेंट लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा, आवाज किस में ज्यादा होगी? तार को आप हल्के से टच कर दीजिए तब ज्यादा होगी, या जोर से कर दीजिए तब ज्यादा होगी? आपको पता है जोर से करने पर होगी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों होगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. Answer 19. The loudness of sound depends on the amplitude of vibration. Amplitude of vibration का मतलब है कि वायर मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा। इस बात के ऊपर क्या डिपेंड करती है? लाउडनेस डिपेंड करती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्ट्रिंग इज लार्जर व्हेन इट इज प्लग्ड विथ ग्रेटर फोर्स। जब ज्यादा फोर्स लगाया जाता है तो स्ट्रिंग का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होता है, एंड हेंस द साउंड विल बी लाउडर इन केस। सितार, गिटार, ये एग्जांपल्स हैं दो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, जो इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमेशा कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फ्रीक्वेंसी पर क्या डिपेंड करता है? शार्पनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। ये देखिए 19 का क्वेश्चन था, नेम 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के 2 के नाम निकले थे। आप और भी दूसरे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के। क्वेश्चन 20, व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस? कॉन्स्टेलेशंस क्या है? देखिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे ये डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टेलेशन 1 मार्क का हो गया, ठीक है। नेम 2 मेजर कॉन्स्टेलेशंस, यहाँ 2 नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। हाउ विल यू, ये हाफ हाफ मार्क का होगा, हाफ प्लस हाफ, ठीक है। इसके बाद आपका आया हाउ विल यू लोकेट पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्स्टेलेशन। ये एक एक्टिविटी आपको दिखानी है, तो ये टोटल मार्क्स 4 हो जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन 20 में ये आपका चैप्टर 17 है, सोलर सिस्टम, ठीक है। इसका मैं आपको बुक का पेज ही दिखाती हूँ, वहीं से समझाती हूँ, राइट। ये देखिए कॉन्स्टेलेशंस पर सबसे पहले हम आ जाते हैं। ये आपका चैप्टर 17 है कॉन्स्टेलेशन। देखिए, the stars forming a group that has a recognizable shape is called a constellation। एक स्टार्स का ऐसा ग्रुप जो अपने आप में एक शेप बना लेता है। और बच्चों कॉन्स्टेलेशन का शेप बिगड़ता नहीं है, वो मूव भी करता है तो उसी शेप में रहता है, डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स को कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। इसका दूसरा हिस्सा है कि आपको 2 कॉन्स्टेलेशंस के नाम देने हैं। तो देखिए मैंने सबसे कॉमन 2 को मार्क कर दिया, एक ग्रेट बियर और एक ओरियन। ग्रेट बियर को सप्तऋषि भी कहते हैं, उर्सा मेजर भी कहते हैं, है ना। कैसियोपिया एंड लियो मेजर भी आप लिख सकते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है जिसमें एक्टिविटी बतानी है। इसमें एक्टिविटी 17.7 आपको मेंशन करनी है और ये वाला फिगर बनाना है, फिगर नंबर 17.13, लोकेटिंग द पोल स्टार। ये देखिए उर्सा मेजर का जो फर्स्ट स्टार है इस कप का, बाउल का, इससे ये 2 स्टार से अगर इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करें, विजुलाइज करें, तो जो सबसे चमकता तारा दिखाई देता है यहाँ पर, ये कहलाता है पोल स्टार। तो कैसे भी ये कॉन्स्टेलेशन मूव कर रहा हो, लेकिन ये पोजीशन हमेशा एक ही स्टार को इंडिकेट करेगी एंड इससे हम पोल स्टार का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन सेक्शन डी पर आ जाते हैं, एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड। जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको हम अप्लाई कर सकें, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, शो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग टू लाइटनिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ आपको चार्जेस का एक्यूमुलेशन, चार्जेस कैसे इकट्ठे होते हैं क्लाउड्स में, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, जब लाइटनिंग होती है उसके बाद लाइटनिंग होती है, ठीक है। तो आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताना है। तो डायग्राम का भी 1 मार्क हुआ और उसके एक्सप्लेनेशन का भी 1 मार्क हुआ। तो ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका क्वेश्चन 21 का चैप्टर है 15 चैप्टर। मैं आपको आपके एनसीईआरटी से ही इसलिए दिखाना प्रेफर कर रही हूँ जिससे आप आसानी से याद कर सकें। ये देखिए पेज नंबर है 188, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे इसके फर्स्ट पार्ट में, जितना मैंने मार्क किया है, the positive charges collect near the upper edges of the clouds and the negative charges accumulate near the lower edges. There is accumulation of positive charges near the ground also। ये देखिए फिगर देखिए, क्लाउड्स में ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, लोअर साइड में नेगेटिव चार्जेस का कलेक्शन होता है, और नीचे अगर हम आए तो पॉजिटिव चार्जेस वहां भी प्रेजेंट होते हैं, नियर द ग्राउंड ऑल्सो, ठीक है। अब आपको अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेशन चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज, द एयर ब्रेक्स इट्स इंसुलेशन, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। जब ये दोनों इंसुलेशन खत्म हो जाता है तो तेज आवाज आती है
और चमक भी सुनाई देती है, चमक दिखाई देती है और आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो ये हमारा हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। आपको उसमें फिगर बनाना है, ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस। आपके पेरेंट्स एक घर खरीदना चाहते हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। उनको जो घर मकान दिखाए गए हैं उनमें से एक ऐसा है जो रोड साइड है, यानी कि सड़क के किनारे है, और एक ऐसा जो 3 lanes पीछे है रोड साइड से। Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. आप अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस हाउस को लेना प्रेफर करें, और आपको रीजन भी देना होगा। एक्सप्लेन योर आंसर। जब आप किसी को समझा पाओगे अपनी बात, तभी तो वो मानेगा आपकी बात को, ठीक है ना। तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना भी होगा कि भाई क्यों लें, ठीक है। तो अब सब बच्चे समझ गए होंगे कि हमको कौन सा हाउस लेना चाहिए जो 3 lane अवे फ्रॉम द रोड साइड हो। क्योंकि वहां शोर कम होगा, वहां एयर पॉल्यूशन भी कम होगा, वहां साउंड पॉल्यूशन भी कम होगा। यहाँ मैंने कुछ टिप्स लिख दी हैं। दे you would be or you can suggest your parents that one on the road side it would be much noisy. शोर शराबा वहां ज्यादा होगा, यानी कि साउंड पॉल्यूशन ज्यादा होगा। Whereas 3 lanes away from the roadside would be less noisy as the intensity of noise decreases with the distances between the source and the listener. जितना हम सोर्स से दूर होते जाते हैं उतना ही आवाज कम होती जाती है, ठीक है। तो कौन सा हाउस प्रेफर करेंगे? जो रोड साइड पर नहीं है, 3 लेन पीछे है। क्वेश्चन 23 लिस्ट 3 states in India where earthquakes are more likely to strike. इंडिया की कोई 3 states बताइए जहां बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ये देखिए आपकी बुक में ही मेंशन्ड है। सॉरी, क्वेश्चन 23 आंसर है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड गुजरात। ये 3 स्टेट्स हैं जहां बहुत ही प्रोन एरियाज हैं जहां अर्थक्वेक्स बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखिए डायग्राम को करेक्ट बनाने के भी मार्क्स होते हैं और लेबलिंग के भी। जैसे 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 2 मार्क्स फॉर स्केचिंग एंड 2 मार्क्स फॉर लेबलिंग। ये ध्यान आपको रखना है। और ये चैप्टर है आपका 16। मैं यहाँ आपको चैप्टर में स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका फिगर है ह्यूमन आई। आपको ये वाला फिगर बनाना है, ये वाला फिगर, और प्रॉपर लेबलिंग करनी है, ठीक है। लेबलिंग को समझ लीजिए। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं कॉर्निया, और जो बीच में आपको ये लेंस दिखाई दे रहा है, ये देखिए कलर्ड दिखा दिया है। आप कलर मत करिएगा इसमें, इस बात को समझिए। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, ये समझाने के लिए कलर किया है, पर आप कलर मत करिए, उसको प्लेन ही व्हाइट ही रहने दीजिए, ठीक है। ये आइरिस है, इसको मेंशन करना है आपको। सिलियरी मसल्स जो हैंग किया हुआ है जिन्होंने लेंस को, ये रेटिना की इनरमोस्ट लेयर रेटिना की है, और ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट भी दिखा सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर बच्चों कंप्लीट हो जाता है। और आपको दोनों सैंपल पेपर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस अपने फाइनल पेपर में या इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही पेपर्स एग्जैक्टली जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है उसके ऊपर हैं। सिर्फ क्वेश्चन बदलेंगे, आपका नंबर भी नहीं चेंज होगा उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन का, और पैटर्न भी लगभग वही रहेगा। तो बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए। पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो दिया है, 10 टिप्स फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, उसको आप जरूर देखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। अब मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए।
और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय चिल्ड्रन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।